बरसात के कारण रिहायशी इलाकों में पानी भर रहा है। ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग बनी हुई है, उसमें पानी भरा हुआ है, लोगों की कारें डूब गई हैं, लोग ऊपर छतों पर खड़े हैं, उनको बोट से निकाला जा रहा है। भाई डेरा बसी में बोट चल रही है। क्या सरकारों को ये नहीं सोचना चाहिए कि जब भी वो कोई परमिशन देते हैं केवल कागज पर देख लिया कि क्या इस इलाके में बन सकते हैं। मकान बन रहे हैं तो उसका सीवरेज और निकासी का सिस्टम कहाँ किया गया है? क्या वो निकासी का पानी जो है वो वहाँ पर वाटर लॉगिंग तो नहीं होगी? इतना ज़्यादा खिलवाड़ आप कुदरत से करेंगे, इस तरह के जल प्रलय तो होंगे ही होंगे। उससे लोगों को बचाना है, ये सरकार का दायित्व है। जो अम्बाला से लेकर मोहाली का स्ट्रेच पड़ता है, अगर वहाँ ये दिक्कत थी तो आज ये दिक्कत खत्म होनी चाहिए थी। लेकिन मुझे ये लगता है कि जहाँ रिहायशी इलाकों में पानी भरता है उसके लिए कोई ना कोई कसूरवार जरूर है। दो दिन से बरसात के कारण आधा देश परेशान है। खासकर हिमाचल की बात करें, पंजाब की बात करें, दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, सब जगह पानी से बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। क्योंकि मैंने लंबे अरसे तक इस पूरे रीजन को कवर किया है तो मेरा कई मामलों में ये सोचना है कि आखिरकार चलिए पहाड़ों में बारिश हो रही है और उस बारिश का नदियों में पानी आ गया, नदियों के आसपास के इलाके में बाढ़ आ गई, ये तो सुनने में जायज़ लगता है कि उसके आगे किसी का जोर नहीं चल सकता, उसके आगे किसी की पेश नहीं चल सकती। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ कि रिहायशी इलाकों में पानी भर रहा है, ये रिहायशी इलाके बढ़े कैसे, इन इलाकों में पानी कैसे भर गया, जिन लोगों ने मकान खरीदे उन लोगों की गाड़ियाँ डूब गई। अगर मैं बात करूं चंडीगढ़ से जो दिल्ली हाईवे है उस पर डेरा बसी बना हुआ है। मोहाली, रोपड़, खरड़ इन तमाम इलाकों में बाद में आते हैं, लेकिन पहले जहां पर पानी का बहुत ज़्यादा रिहायशी इलाके में असर हुआ है उस पर चले जाते हैं। अगर हम चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ आना शुरू करते हैं तो अम्बाला से पहले और जीरकपुर जो मोहाली का एरिया पड़ता है उसमें एक सब डिवीज़न आता है, एक तहसील आती है डेरा बसी। डेरा बसी तहसील मैं पिछले 30-35 साल से देख रहा हूँ, वो एक गांव की शक्ल में होते थे, लेकिन जैसे जैसे हाईवे बना, 4 लेनिंग हुई, फ्लाईओवर्स बने, उसके आसपास बहुत सारे बिल्डर आ गए। आप सबने तस्वीरें देखी होंगी और कल से मैं वो तस्वीरें देख के चिंतित था कि एक सोसाइटी है, गुलमोहर नाम है शायद उसका, उस सोसाइटी में उसको बने हुए भी इन सारे एरियाज को डेवलप हुए, मल्टी स्टोरी फ्लैट बने हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, उसमें 7-8, 10-10 फीट तक जो है जितनी ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग बनी हुई है उसमें पानी भरा हुआ है, लोगों की कारें डूब गई हैं और लोग ऊपर छतों पर खड़े हैं, उनको बोट से निकाला जा रहा है। भाई डेरा बसी में बोट चल रही है। अब सवाल ये उठता है कि जिन लोगों ने वो घर लिए होंगे, पहली बात बारिश का कहर, लोग परेशान, कहीं आ जा नहीं सकते, और जिनके घर गाड़ियां डूबने लगे। अब बताइए कि आदमी का सपना होता है कि एक घर और एक गाड़ी। हर आदमी जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास आदमी होता है वो इन दो सपनों को साकार करने के लिए अपने सारी जिंदगी जूझता है या फिर मेहनत करता है। अब वहां पर मैं देख रहा था कि रिहायशी इलाकों में पानी भरने के बाद उन सोसाइटी में रहने वाले लोग जो हैं उनकी गाड़ियां डूब गई। कितना बड़ा नुकसान है ये। जब अपनी गाड़ी पे जब आदमी के ये नौबत आती है ना, तब पता लगता है कि वो दर्द कितना होता है। मुझे ये लगता है कि ऐसे लगता है कि मेरे अरमान, ये बारिश जो है मेरे अरमान धो रही है। लोगों की गाड़ियां डूब गई, उनको अपने घरों से बोट के जरिए निकलना पड़ा। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जब ये इलाके लो लाइन एरियाज में आते हैं जहां से कि ऊपर घग्गर नदी बहती है या शिवालिक की पहाड़ियां आसपास हैं, उनका पानी आता है नीचे, तो यहां पर जब भी कोई हाउसिंग सोसाइटी बनती है, सरकारें परमिशन देती हैं तभी हाउसिंग सोसाइटी बनती है। क्या ये देखना फर्ज नहीं बनता सरकारों का कि जहां पर बिल्डर जमीन खरीदकर, मैं ये कहूंगा सस्ती जमीन खरीदकर, ज्यादा फ्लैट बनाकर ज्यादा पैसा बनाने की कवायद कर रहा है, वहां रहने वाला लोग जो अपने सपनों को साकार करने के लिए, एक अदद घर बनाने के लिए वहां पर घर खरीद रहा है, क्या वो सुखी रह पाएगा? क्या सरकारों को ये नहीं सोचना चाहिए कि जब भी वो कोई परमिशन देते हैं केवल कागज पर देख लिया कि क्या इस इलाके में बन सकते हैं? ये बारिश जो है ना, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान लगाती है सरकारों के इस कामकाज पर कि आप केवल ये मत देखिए कि जमीन खरीदी हुई है उसके कागज पूरे हैं नहीं पूरे हैं, अपनी फीस लीजिए, अपने स्टाम्प पेपर पूरे कीजिए और आप इनको परमिशन दे दीजिए। आप ये देखिए कि जो लोग यहाँ रहेंगे क्या उन्हें दिक्कत तो नहीं आएगी? इन बारिश के दिनों को आप केस स्टडी बनाइए और सोचिए कि जिस तरह से
आगे से कोई भी परमिशन देते टाइम ये सोचना चाहिए सरकारों को, लोकल बॉडी मिनिस्टर को सोचना चाहिए, ये जो इसकी फाइनल परमिशन देते हैं, कि क्या जिस इलाके में घर बनने जा रहे हैं वहाँ का सीवरेज ठीक है या नहीं, वहाँ का जो पानी की निकासी है वो ठीक है या नहीं, आसपास से कोई नदे नाले या कोई लो लाइन एरिया में तो नहीं आता कि जिसमें पानी भर जाएगा और फिर वैसे ही हालात बन जाएंगे 2023 जैसे, जैसे लोगों की सोसाइटियों में पानी भर गया था। ये सब भी देखना जरूरी है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, आज से 10-12 साल पहले इन्हीं इलाकों में पानी भरा था और मैं खुद कवर कर रहा था। ट्रैक्टर पे चढ़कर मैंने डेराबस्सी लालड़ू धूलकोट यानी अंबाला के बीच में जो ये तकरीबन 20-25 किलोमीटर का एरिया है, ये मैंने खुद कवर किया था। तब भी जो दिल्ली हाईवे है इस पर पानी आ गया था, और जहां पर अंबाला और मोहाली जिले का बैरियर पड़ता है, जहां पर हरियाणा और पंजाब अलग अलग होते हैं, उस इलाके में नई नई कंस्ट्रक्शन हो रही थी। एक प्राइवेट बिल्डर वहां भी घर बना रहा था, तो उन तमाम घरों में पानी आ गया था। हमने तब भी ये सवाल उठाया कि ये नए नए घर बन रहे हैं, नए नए डेवलपर्स यहाँ आ रहे हैं और लोग इसलिए शहरों से बाहर यहाँ पर मकान ले लेते हैं कि मुझे सस्ता मकान पड़ जाएगा, मैं थोड़ा पेट्रोल डीजल ज़्यादा खर्च लूंगा लेकिन शहर में अपने काम धंधे अपनी दुकान पे चला जाऊंगा, इसलिए मैं थोड़ा बाहर ले लेता हूं, मुझे कम रेट पड़ेगा। शहरों में बहुत ज़्यादा रेट होता है, आम आदमी वहां पर वो भाव नहीं दे सकता जो वहां मकान या ज़मीन का भाव होता है। तो वो बेचारा ये सोचकर थोड़ा बाहर अपने इलाके में सस्ता मकान ले लेता है। तब भी पानी भरा था, और आज 12-13 साल बाद मैं फिर उसी मुद्दे पे बात कर रहा हूं, लेकिन मकान बनते गए, बढ़ते गए, और बारिश तो रुकेगी नहीं। जितना ज्यादा खिलवाड़ आप कुदरत से करेंगे, इस तरह के जल प्रलय तो होंगे ही होंगे। लेकिन सरकारों ने आम आदमी को इस नुकसान से बचाने के लिए, जो वोट देता है उनको, उसके लिए क्या किया? 12-13 साल पहले भी मैं यही बात कर रहा था कि इस जगह पर ये नए मकान बने लेकिन यहां पानी भर गया, ये पानी में डूब गए। अब वो मकान 10-15 गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं और अब वो फिर डूब रहे हैं उसी तरह से। यानी पिछले 12-13 साल में हमने रहने के लिए आशियाने तो बड़े बनाए, लोगों को उम्मीदें तो बड़ी जगाई, लेकिन अगर कोई कुदरत की मार पड़ती है, अगर बारिश का पानी आता है, अगर फ्लड की सिचुएशन होती है, तो जो 12-13 साल पहले दिक्कत थी वो आज भी दिक्कत है। ये कोई छोटा सवाल नहीं है, ये सवाल आम आदमी के लिहाज से बहुत बड़ा है। आज वो लोग अगर मुझे सुनेंगे, जो लोग कल बोट से अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ वहां से निकल रहे थे, एनडीआरएफ की टीमें उनको निकाल रही थी, और वो देख रहे थे कि नीचे मेरी गाड़ी डूबी पड़ी है, उनके दिल पे सोचो क्या गुजर रही होगी। मुझे लगता है कि इस बारिश से सबक लेना चाहिए हर राज्य की सरकार को। जहां भी लो लाइन एरियाज आते हैं वहां पर कम से कम रिहायशी मकान बनाने की इजाजत कतई नहीं देनी चाहिए। वहां पर बिजली पानी के मीटर नहीं लगने चाहिए, क्योंकि एक बार सस्ते मकान के चक्कर में बिल्डर ये सब चीजें खड़ी कर देता है, सरकारें परमिशन दे देती हैं और कहते हैं कि हम अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स को इजाजत दे रहे हैं। लेकिन जब कोई कुदरत की मार, जब कोई बारिश, जब कोई आफत आती है, तो सबसे पहले इन्हीं लोगों के सपने चूर होते हैं। और अगर रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज बना दी गई हैं, मुझे लगता है ये सब कुछ उसकी जद में लाना चाहिए, रेरा की जद में आना चाहिए। अगर रेरा कोई भी बिल्डर कोई गलती करता है तो उस पर अगर बायर के अधिकारों का ख्याल रखना रेरा का काम है, तो आगे से इस तरह के इलाकों में जहां पर कोई नेचुरल क्लैमिटी से नुकसान हो सकता है, अगर वहां कोई बिल्डर घर बनाता है, तो मुझे लगता है कि ये भी रेरा की जद में होना चाहिए। मेरा सवाल सिर्फ उन लोगों की खातिर है जिन लोगों के सपने चूर होते हैं। एक बारिश, 2 महीने की बारिश या 2 महीने के बरसात के मौसम के कारण उन लोगों की सारी जिंदगी की कमाई चली जाती है। कितने लोगों ने बैंक से लोन लिया होगा, गाड़ी के लिए भी लोन लिया होगा और मकान लेने के लिए भी लोन लिया होगा, वो किस्त चुकाते होंगे। अब वो दोबारा से अपनी गाड़ी को ठीक कराएं, उसकी भरपाई कराएं, नई गाड़ी लें, उसकी किस्त अपने सिर पर डालें, या फिर बीमा एजेंट के पास चक्कर लगाते फिरें। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनका बीमा भी नहीं हुआ होता है, या कईयों के ऐसे भी होते हैं कि जिनकी गाड़ी थोड़ी पुरानी हो गई होती है, उनको लगता है कि अब बच्चे स्कूल जाने लगे, उनकी फीस का बोझ है, पुरानी गाड़ी से काम चला लेते हैं। अब वो अपना गुजारा कैसे करेंगे? किसी की भी निजी संपत्ति बिना किसी कारण से इस तरह से खराब हो रही हो, और केवल एक इस लापरवाही के कारण खराब हो रही हो कि समय रहते उस जगह की फिजिबिलिटी चेक नहीं की गई। जब सरकार कोई काम करती है तो अपने लिए भी तो वो देखते हैं कि फिजिबिलिटी है या नहीं। अगर कोई बिल्डर अप्लाई करता है तो तब भी ये देखना चाहिए। आजकल जितनी जगहें
नदियों के किनारे पर पड़ी हैं, व्यू के चक्कर में या सस्ती जमीन के चक्कर में या ज्यादा कब्जा करने के चक्कर में, उन तमाम जगहों को रोक लिया जाता है। सरकारों से परमिशन भी मिल जाती है, लेकिन फिर नतीजा इस तरह से निकलता है। मुझे लगता है कि इस बारिश ने उन तमाम खामियों, लापरवाहियों की तरफ भी ध्यान दिया है कि अगर मान लीजिए 200 मकान बन रहे हैं तो उसका सीवरेज और निकासी का सिस्टम कहाँ किया गया है, क्या वो निकासी का पानी जो है वो वहां पर वाटर लॉगिंग तो नहीं होगी। इन तमाम चीजों का ध्यान अगर रखा जाए तो मुझे लगता है कि ये जो आफत है बारिश की या लोगों का जो नुकसान है, इसे कम किया जा सकता है। और हम जैसे लोगों को भी ये मौका नहीं मिलेगा कि जो 12 साल पहले हम कैमरा पर खड़े होकर बोलते थे कि देखिए इतनी दिक्कतें, आम लोगों का नुकसान हो गया, तो हम लोग किसके लिए खबर करते हैं, किसके लिए मुसीबतें दिखाते हैं, किसके लिए रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं? आम लोगों के लिए। तो आम लोगों के लिए अगर 12 साल पहले भी दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में जो अंबाला से लेकर मोहाली का स्ट्रेच पड़ता है, अगर वहां ये दिक्कत थी तो आज ये दिक्कत खत्म होनी चाहिए थी। मुझे ये लगता है कि इस बारिश ने ये ध्यान दिलाया है। वो अलग बात है कि अगर सतलुज से ब्यास से ज्यादा पानी आ गया, पहाड़ों में ज्यादा बारिश हुई और जो पंजाब की नदियां और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें पानी बढ़ता है, तो ये एक अलग कारण है। लेकिन रिहायशी इलाकों में जहां नई डेवलपमेंट हुई हो वहां पर पानी घुस जाए, और जो हमने 12 साल पहले भी देखा हो आज से, और सेम उसी तरह से पहले अगर एक कॉलोनी में घुसा है आज 10 कॉलोनियों में घुस रहा है, तो इसको देखकर तकलीफ होती है। और ये लगता है कि सिस्टम उस हिसाब से काम नहीं करता जिस हिसाब से उसको एक आम आदमी के लिए, जो उसको वोट डालकर चुनता है, सरकार बनाता है, उसके हिसाब से काम नहीं करता। अगर करता होता तो शायद ना वो बिल्डर सस्ते मकान बना पाता, ना लोग सस्ते के लालच में वहां पर लेते, ना आज वो मुसीबत झेलते। उनकी तकलीफ को देखकर हमें भी तकलीफ होती है। हाँ, सरकारों का ये काम बनता है और सरकारें अपना काम कर भी रही हैं कि अगर कोई कुदरत की मार पड़ी है, बारिश आ गई है और उससे लोगों को बचाना है, ये सरकार का दायित्व है। सरकार निभा भी रही है, पंजाब सरकार भी निभा रही है, हिमाचल सरकार भी जितनी कोशिश कर रही है। 4-5 हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल में हो गया है। सरकारें आराम से ये कह सकती हैं कि बारिश के आगे हमारा कोई कसूर नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जहां रिहायशी इलाकों में पानी भरता है उसके लिए कोई ना कोई कसूरवार जरूर है। बारिश के लिए कोई ना हो, लेकिन जहां रहने की जगह है वहां कोई डूबना नहीं चाहिए। मुझे लगता है 2023 की इस आफत से हमें सबक लेना चाहिए, और 10 साल 5 साल बाद फिर दोबारा मेरे जैसे कोई जर्नलिस्ट आपके कैमरा पर बैठकर ये ना बोल रहा हो कि लोगों का दुख देखा नहीं जा रहा। जो 10 साल पहले 2023 में था, आज 2030 में भी यही है। इस बारिश को लेकर हम भी दुखी हैं। दिल्ली से लेकर यूपी तक तमाम शहर भरे हुए हैं, लेकिन किसी के घर अभी इन रिहायशी इलाकों में इस कदर नहीं डूबे हैं कि उनकी गाड़ियां डूब गई हों, जैसा कि मोहाली के डेराबस्सी और बाकी के आसपास के इलाकों में हमने देखा। हाँ, किसी की गाड़ी बह गई होगी, जो सड़क किनारे खड़ी होगी, बगल में नदी होगी, ये तमाम चीज़ें अलग हैं, मगर किसी का आशियाना, सपनों का घर डूबता है तो तकलीफ आम आदमी को जरूर होती है। इसकी तरफ सरकारों को ध्यान देना चाहिए, और हम लोग जो कुदरत से खिलवाड़ करते हैं उसका नतीजा जो भुगत रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए, उससे निजात पाने के लिए सरकारों को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करना होगा। ये इस बारिश से हमें सबक मिला है। आज इतना ही। आगे भी हमारा आपके साथ पब्लिक इंटरेस्ट में बातचीत का ये दौर चलता रहेगा, और हम जब भी कोई पब्लिक इंटरेस्ट में दिक्कत हमें नजर आएगी या पब्लिक इंटरेस्ट की कोई खबर होगी तो हम आपके साथ इसी तरह बैठकर उस पर चर्चा करेंगे। हाँ, एक बात और है, आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? आप भी अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे ये पता लगे कि आपके मसले मुझे आगे किस तरह से उठाने हैं, और कोई आपके आसपास भी ऐसा बड़ा गंभीर या बड़ा मसला हो उसको भी हम उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी पत्रकारिता आप ही के लिए है।